this video is on politics and the English language. It's an essay by George Orwell and this is part 2 of the video. I have already made a part 1 where we have talked about the part 1 of the essay itself, and now in this particular video we'll be taking up from where we left off in the previous video. So before coming to this video, please do watch the part 1, the link to which I leave in the description box below, right? So if you remember that in the towards the last of that video we talked about कि जो ऑरवेल है वो समराइज करते हैं अपने डिस्कशन को कि जो बैड प्रोज के फीचर्स होते हैं उनके बारे में वो बात करते हैं, एंड उन्होंने 2 वहां पर सब क्लेम्स बताए थे जो कि उनके सेंट्रल आर्ग्यूमेंट को रीइंफोर्स करते हैं. एंड द फर्स्ट सब क्लेम वाज कि जो लेजी राइटिंग है दैट लीड्स टू बैड प्रोज. द सेकंड बीइंग जो बैड प्रोज है दैट डज नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट रियलिटी. और सेंट्रल आर्गुमेंट क्या था कि जो वाइड स्प्रेड बैड प्रोज है वो एक कल्चर ऑफ डिसेप्शन को नॉर्मलाइज करता है. नाउ फर्दर इन द एसे ऑरवेल एक्सप्लिसिटली कनेक्ट करते हैं अ कल्चर ऑफ बैड राइटिंग को पॉलिटिकल टिरनी के साथ. वो आर्ग्यू करते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन है वेग प्रोज का वो बैड एक्टर्स के लिए ब्रेन वॉशिंग को प्रैक्टिस करना आसान बनाता है. ऐसे में पहले ऑरवेल ने असर्ट किया था कि जो बैड राइटिंग है दैट मेक्स द रीडर स्टूपिड, राइट? अब यहाँ पर वो अपने इस पॉइंट को एक स्टेप और आगे लेकर जाते हैं. वो अब ये कहते हैं कि जो ये स्टाइलिस्टिक टूल्स हैं जो उन्होंने प्रीवियस पार्ट में बात किया था, व्हिच आई टॉक्ड अबाउट इन माय लास्ट वीडियो, ही सेज, ऑरवेल नाउ सेज कि जो ये स्टाइलिस्टिक टूल्स का यूज है, द स्टाइलिस्टिक टूल्स ऑफ बैड राइटिंग, वो राइटर को खुद को स्टूपिड बनाते हैं. अर्लियर ही सेड दैट बैड राइटिंग मेक्स द रीडर स्टूपिड. नाउ हियर ही इज सेइंग दैट दीस स्टाइलिस्टिक टूल्स ऑफ बैड राइटिंग दैट मेक्स द राइटर हिमसेल्फ स्टूपिड. तो ही इज सेइंग कि जैसे जो राइटर वो रिलाई करता है लेजी इमिटेशन पर कि सिर्फ वो मेयरली कॉपी करेगा, जब वो उस पर रिलाई करता है तो वो अपनी जो रियलिटी पे पकड़ है, ग्रिप है, उसको खोता है. एंड विद दैट ग्रिप ही इज ऑल्सो लूजिंग दैट एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली. जब वो रियलिटी पे अपनी पकड़ को खो रहा है ना, तो वो साथ साथ में क्या खो रहा है कि जो उसकी एबिलिटी है क्रिटिकली सोचने की, ही इज ऑल्सो लूजिंग द ग्रिप ऑन दैट. एंड नाउ Orwell moves to describe political writing. Orwell के अकॉर्डिंग जो मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है, जैसे कि पैम्फलेट्स या फिर मैनिफेस्टोज या फिर जो स्पीचेस हैं ऑलमोस्ट सभी पार्टीज का, he says that is horrible. And he also says कि जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है वो ज्यादातर वो सिर्फ फालतू के जो मीनिंगलेस फ्रेजेस हैं वो बोल रहे हैं वहां पर. एंड यहाँ पर जो ऑरवेल है वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो ये बैड प्रोज है वो हर जगह है, इट इज ओमनी प्रेजेंट. जो ऑरवेल का प्राइमरी आर्ग्यूमेंट है, और प्राइमरी आर्ग्यूमेंट उनका क्या है कि जो नॉर्मलाइजेशन है ऑफ बैड स्टाइल, राइट, वो डिक्टेटोरियल पॉलिटिक्स को एनेबल करता है. नॉर्मलाइजेशन ऑफ बैड स्टाइल की वजह से डिक्टेटोरियल पॉलिटिक्स होते हैं, इट एनेबल्स दैट काइंड ऑफ अ पॉलिटिक्स. सो जो ये प्राइमरी आर्ग्यूमेंट है ना ऑरवेल का, दिस हिंजेस ऑन द कॉन्सेप्ट कि जो बैड प्रोज है वो वाइड स्प्रेड है, वो बहुत फैला हुआ है जो बैड प्रोज है. अब ऑरवेल आर्ग्यू करते हैं कि जो नॉन पॉलिटिकल स्पीच भी होती है ना, उसके भी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. एंड ही सेज व्हाई? बिकॉज जो लेजी राइटिंग होती है दैट मेक्स द फीचर्स ऑफ मैनिपुलेशन अवेलेबल. सो यहाँ पर वो ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ बैड स्टाइल को कनेक्ट करते हैं टू पॉलिटिकल ऑपरेशन. ऑरवेल एक्सप्लेन करते हैं कि जो एक जनरल एटमॉस्फेयर है इन्फ्लेटेड स्टाइल का, वो हेजी कम्युनिकेशन को अलाउ करता है कि वो नॉर्म बन सके. एंड जो गवर्नमेंट्स हैं व्हेन दे कैन पिक अप ऑन दिस नॉर्म, तो ये जो इन्फ्लेटेड स्टाइल है लेजी राइटर्स का, वो एक टूल बन जाता है लिंग्विस्टिक ट्रिकरी के लिए, फॉर द डिफेंस ऑफ द इनडिफेंसिबल. एज एन एग्जाम्पल ही पॉइंट्स टू द यूज ऑफ द वर्ड पैसिफिकेशन टू डिस्क्राइब स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर. एंड दस रिमेंबर अगेन कि जो ऑरवेल का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो ये कि जो नॉर्मलाइजेशन है ऑफ बैड स्टाइल इट एनेबल्स ऑप्रेसिव पॉलिटिक्स. तो जब उन्होंने ये पैसिफिकेशन यहाँ पर मेंशन किया, दिस सर्व्स एज एविडेंस फॉर ऑरवेल्स आर्ग्यूमेंट. जब ये ऐसे पब्लिश हुआ था ना, उससे कुछ टाइम पहले ही जो नाजी जर्मन गवर्नमेंट थी, उन्होंने हजारों पॉलिश विलेजर्स का, जो पोलैंड में रहने वाले लोग थे पॉलिश, उन लोगों का मर्डर किया था अंडर व्हाट दे कॉल पैसिफिकेशन ऑपरेशंस. सो थ्रू द गाइज ऑफ मीनिंगलेस वर्ड्स, जो नाजी जर्मनी थी, दे
enacted this hideous violence, वो हजारों लोगों का मर्डर कर रहे हैं and they are calling it pacification operation. So this pacification, when he talks about, no, this serves as the evidence for Orwell's argument. अब इलस्ट्रेट करने के लिए कि कैसे एक बैड एक्टर इन्फ्लेटेड स्टाइल को यूज कर सकता है ऑडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए, ऑरवेल एक हाइपोथेटिकल कैरेक्टर को इन्वेंट करते हैं। और ये कैरेक्टर क्या है? एक इंग्लिश प्रोफेसर जो कि रशियन टोटलिटेरियनिज्म को डिफेंड कर रहा है। एंड देन जो ऑरवेल है वो उस कैरेक्टर की आवाज में बात करते हैं ये दिखाने के लिए कि कैसे एक स्पीकर उस इन्फ्लेटेड स्टाइल को यूज कर सकता है ताकि वो जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का मर्डर है उसको रिफ्रेम कर सके, ये बोल के कि certain curtailment of the right to political opposition is an unavoidable concomitant of transitional periods. This is what Orwell said in the essay. This was a quote from there. See, Orwell यहाँ पर रीडर को ये वार्न कर रहे हैं कि एक बैड एक्टर जो बहुत चालाक है उसके हाथों में कैसे जो ये इन्फ्लेटेड स्टाइल है वो वायलेंस को भी ऐसे दिखाती है कि वो कोई हार्मफुल नहीं है। तो यहाँ पर ऑरवेल ने क्या किया कि वो अपना पॉइंट बता सके कि जो बैड स्टाइल है उससे डिसेप्शन होता है, इट एनेबल्स डिसेप्शन। ऑरवेल ने यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल कैरेक्टर को इन्वेंट किया जिसकी जो लिंग्विस्टिक स्टाइल है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि जो रियल प्रोफेसर्स की थी जो उसने पहले एसे में साइट किए थे। रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट दैट इन द प्रीवियस वीडियो। सो दैट ऑल्सो रिमेंबर कि ऑल्दो यहाँ पर ऑरवेल ने डायरेक्टली कोई स्पेसिफिक कोई किसी का नाम नहीं लिया यहाँ पर जो ऑरवेल की ऑडियंस थी दे वर लाइकली अवेयर कि जो ऑरवेल है ही इज परहैप्स टॉकिंग अबाउट दैट रशियन लीडर जोसेफ स्टालिन और जो उसकी प्रैक्टिस थी ऑफ साइलेंसिंग डिसेंट वाया मर्डर के कोई अगर डिसएग्री करता है डिसेंट है कोई तो उसका मर्डर कर दो। नाउ ऑरवेल जो है वो कहते हैं कि जब आप रेडीमेड फ्रेजेस पे रिलाई करते हो वो आपके ब्रेन को एनेस्थेटाइज कर सकता है। एनेस्थेटाइज मतलब जो जैसे एनेस्थीसिया जब आप देते हो ना किसी को बेहोश करने के लिए, जब आपका कोई डॉक्टर्स जब किसी का कोई सर्जरी कर रहे होते हैं तो वो उस पार्ट को सुन करने के लिए ताकि कोई फीलिंग ना आए, वहां पर दर्द फील ना हो, पेन फील ना हो, उसको एनेस्थीसिया देते हैं, है ना। तो ही सेज कि जब आप रेडीमेड फ्रेजेस पे रिलाई करते हो that can anesthetize the brains of well-intended writers. वो जो well-intended writers हैं वो उनके brains को भी anesthetize कर सकता है। Now Orwell he turns to a political pamphlet जो कि German fascism को denounce करता है ये illustrate करने के लिए कि कैसे जो thoughts हैं वो language को corrupt करते हैं और जो लैंग्वेज है वो थॉट्स को कैसे करप्ट करती है। एंड ही सेज कि ऑल्दो जो राइटर है उसका जो कॉज है वो एक वर्दी कॉज है पर वो अपने पोजीशन को आर्टिकुलेट नहीं कर पाता किसी भी अच्छे से मीनिंगफुल तरीके से। एंड दस जो ऑरवेल है वो यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं कि जो ये कल्चर है ऑफ कम्युनिकेटिव वेगनेस वो लोगों को स्टूपिड बनाता है, वो लोगों को पागल बनाता है कि वो टिरनी को अपोज ना कर पाए। देन डिस्पाइट ये जो बैड स्टेट है कम्युनिकेशन का और पॉलिटिक्स का, जो ऑरवेल है ही इज होपफुल कि जो राइटर्स और रीडर्स हैं वो ये जो लेजी साइकिल की जो ये लेजी राइटिंग की साइकिल है इसको इंटरप्ट कर सकते हैं, जो ये पॉलिटिकल अब्यूजेस की साइकिल है इसको इंटरप्ट कर सकते हैं। और वो सोल्यूशन इसके लिए क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है वो ये कि जो राइटिंग है वो और थॉटफुल हो एंड द रीडिंग प्रैक्टिसेस शुड बी मोर थॉटफुल। और ये जो लेजी लिटरेसी और पॉलिटिकल इविल्स की साइकिल है इसको इंटरप्ट करने के लिए ऑरवेल एंकरेज करते हैं कि ज्यादा ऑनेस्टी होनी चाहिए और ज्यादा ऑनेस्टी होनी चाहिए इन कम्युनिकेशन। कैसे? थ्रू मोर कंसाइज प्रोज। ऑरवेल यहाँ पर दोबारा से बोलते हैं, दोबारा से ही इज रीआइटरेटिंग कि रेडीमेड फ्रेजेस पे रिलाई करना एक बहुत डेंजरस हैबिट है जिसके अंदर पोटेंशियल होती है कि वो आपका जो मीनिंग है उसको ब्लर कर दे या इनफैक्ट उसको चेंज तक भी कर दे। तो इसलिए जो ऑरवेल है वो राइटर्स को रेकमेंड करते हैं कि ज्यादा टाइम सोचने में लगाओ अबाउट देयर ट्रूथ। सिर्फ ये नहीं कि डायरेक्टली आपने लिखना चालू कर दिया। Before writing, think about their truth. Before you begin writing, spend more time thinking. Now, अपने ये जो रूल्स है बेटर राइटिंग के उनको डिस्क्राइब करने से पहले ऑरवेल कहते हैं कि जब
when he's talking about कि राइटिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करो, उसका ये मतलब नहीं है कि जो आपकी वोकैबुलरी में पुराने वर्ड्स हैं उनको आप हटा दो और एक नया कोई ग्रामेटिकल स्टैंडर्ड सेटअप करो. ही इज नॉट सेइंग दैट. ऑल्सो यू नो सेम ही इज ऑल्सो वार्निंग द रीडर्स कि ये नहीं है कि सिर्फ वो लैंग्वेज को सिंपल बनाने के लिए तो आप वो जबरदस्ती की फेक सिंप्लिसिटी लेकर आओ. He is in fact warning the readers against this. Fake simplicity is a phrase that he uses, and he is warning the readers against the attempt to make English, written English colloquial. Again, this is what Orwell himself says. See, यहाँ पर Orwell ये चाहते हैं कि जो लोग हैं वो clearly सोचे एंड देन ये इंश्योर करें, राइटर्स या जो लोग हैं वो ये इंश्योर करें कि जो उनकी राइटिंग है, जो उनका प्रोज है, जो उनकी वो क्लैरिटी आई है सोचने से, उसको अच्छे से रिफ्लेक्ट करे. हाउ? थ्रू कंसिशन एंड प्रिसिशन. एंड नाउ ऑरवेल प्रोवाइड्स अ सीरीज ऑफ रूल्स क्लैरिटी और प्रिसिशन को एनकरेज करने के लिए थ्रू आउट द राइटिंग प्रोसेस. एंड दीज इंक्लूड, वन इज, he says कि अगर किसी वर्ड को आप कट आउट कर सकते हो then always cut it out. Next he says कि कभी भी एक लंबा वर्ड वहां मत इस्तेमाल करो जहां पर एक छोटे वर्ड से काम चल जाएगा. And there are certain other rules that he gives, and then he ends the list of his rules by encouraging the writers कि किसी भी रूल को आप ब्रेक करो if that rule means saying anything outright barbarous. कि अगर कोई रूल फॉलो करने से ऐसा होता है कि आप यू आर सेइंग एनीथिंग वेरी बार्बरस, जो बहुत बार्बरस है आउटराइटली, तो ही सेज ब्रेक दैट रूल. बिफोर रीचिंग अ कंक्लूजन, ऑरवेल अपने इस आर्ग्यूमेंट की लिमिट्स को नोट करते हैं. एक्सप्लिसिटली वो आर्ग्यू करते हैं कि जो उनकी ये एडवाइस है वो लिटरेरी प्रोज पर अप्लाई नहीं होती. इन द एंड ऑरवेल एनकरेज करते हैं रीडर को अपनी खुद की हैबिट्स बदलने के लिए ताकि वो जो गवर्नमेंट मैनिपुलेशन है उसको रेजिस्ट कर सके. बिकॉज आफ्टर ऑल वो कहते हैं कि ये जो एक कल्चर है ऑफ वेगनेस, उसके अंदर जो झूठ है उसको सच साबित करना कि वो सच लगे वो बहुत ज्यादा इजी है. एंड इन दिस कल्चर ऑफ वेगनेस मर्डर को रिस्पेक्टेबल दिखाना बहुत आसान है. इसलिए वो रीडर्स को एनकरेज करते हैं कि जो फीचर्स है बैड प्रोज के वो उसे डस्टबिन में फेंक दे जहां पर वो एक्चुअली बिलोंग करता है. सो यू सी थ्रू आउट दी एसे ऑरवेल ने डिस्क्राइब किया कि जो डीजेनरेशन था लैंग्वेज प्रैक्टिसेस का कि वो वाइड स्प्रेड है एंड दैट इज इनग्रेन्ड. वो सिर्फ एक सिंगल राइटर या फिर सिंगल किसी ग्रुप का प्रोडक्ट नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि किसी एक मीडियम है सिर्फ वहीं तक वो सीमित है. इट्स नॉट लाइक दैट. एंड इन द लास्ट ऑफ द एसे यू सी उन्होंने फोकस किया कि कैसे जो इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे इंटरवीन कर सकते हैं ये जो प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन है उसके अंदर. So that would be it on politics and the English language. I hope I was able to explain the essay to you. In case you liked the video, then do not forget to like, comment, share and subscribe. You can also follow me on my social media, the links to which you will find in the description box. Thank you so much for watching.